नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पश्चिम एशिया में लगातार हो रहे संघर्ष और उससे उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं। ईरान और इसराइल अमेरिका युद्ध को लेकर ब्रिक्स देशों पर अनेकों तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। तो आज इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ईरान और इसराइल अमेरिका युद्ध को लेकर ब्रिक्स देशों पर यह कैसा दबाव है। जैसे जैसे ईरान पर अमेरिका इसराइल युद्ध का असर बढ़ रहा है, ब्रिक्स देशों पर जवाबी कार्रवाई करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। आपसी मतभेदों और अलग अलग हितों की वजह से इस गुट की कमियां पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। तेहरान ने 11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। फिलहाल भारत इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है। ईरान 2024 में इस समूह में शामिल हुआ था। ईरान एक मजबूत और एकजुट रुख अपनाने की मांग कर रहा है ताकि वह जिसे सैन्य आक्रामकता कहता है उसकी निंदा की जा सके। वह चाहता है कि ब्रिक्स समूह क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। भारत ने अब तक इस संघर्ष में किसी का भी पक्ष लेने से परहेज किया है। उसने संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। विश्लेषकों का कहना है कि वाशिंगटन यानी अमेरिका इसे ईरान के साथ एकजुटता के बजाय एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ब्रिक्स के कुछ सदस्य सीधे तौर पर पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात में शामिल है। इसकी वजह से चल रहे संघर्ष पर ब्रिक्स का एक साझा और एक मत रुख अपनाने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा, ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत शेरपा चैनल के माध्यम से सदस्य देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने इस चैनल का जिक्र करते हुए बताया कि यह सदस्य देशों के बीच बातचीत और तालमेल का मुख्य जरिया है। अब यहाँ समझते हैं कि दरअसल ब्रिक्स क्या कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की उम्मीदों के बावजूद ब्रिक्स की प्रतिक्रिया देने की क्षमता सीमित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या बढ़ने से इनके अंदरूनी मतभेद और गहरे हो गए हैं। यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश ईरान की भूमिका को लेकर बेहद सतर्क और आशंकित है। वहीं समूह के अन्य देश ऐसा कोई भी रुख अपनाने से बच रहे हैं जिससे यह लगे कि अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। यह गठबंधन बातचीत के एक मंच के तौर पर संभावनाएं रखता है, लेकिन ब्रिक्स से कोई संयुक्त बयान जारी करने की उम्मीद करना शायद अवास्तविक है। किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने की तो बात ही छोड़ दें। आगे अगर इस बात पर देखें तो ऐसा तब हो सकता है जब युद्ध के हालात सदस्य देशों के अपने हितों के लिए असहनीय हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यूएई और सऊदी अरब के साथ ईरान की पुरानी और बुनियादी समस्याएं रही है। डिसूजा कहते हैं कि चूंकि ईरान खुद इस संघर्ष का एक पक्ष है, इसलिए किसी एक राय या आम सहमति पर पहुंचना मुश्किल है, भले ही ईरान की अधिकांश कार्रवाइयां अमेरिका इजराइल की आक्रामकता के जवाब में रही हों। अब भारत की दुविधा क्या है? डिसूजा ने कहा कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर आम सहमति बनाने में भारत की अहम भूमिका है। इससे उसे इस समूह की ओर से बयान जारी करने का अधिकार मिल जाता है, वह बताती हैं। लेकिन मौजूदा भू राजनीतिक माहौल में इस तरह के किसी भी कदम का उस चीज़ पर बहुत कम असर होगा जो अमेरिका और इजराइल ईरान में हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स एक सैद्धांतिक रुख भी जाहिर करने में असमर्थ हैं। अब क्या ट्रंप ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है? अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत रही मीरा शंकर ने बताया कि मौजूदा स्थिति में आम सहमति वाले किसी बयान की संभावना कम ही लगती है। उन्होंने कहा, ब्रिक्स एक जैसी सोच वाले देशों का गठबंधन नहीं है। यह एक ढीला ढाला समूह है जिसका एजेंडा काफ़ी व्यापक है। इसमें व्यापार, विकास, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षवाद को मजबूत करना शामिल है। मीरा शंकर ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इस जुट के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान मिलकर काम करना फायदेमंद मानते हैं, भले ही वे दूसरे मुद्दों पर सहमत न हों। अब भारत का संतुलन बनाने का जो प्रयास रहा है उसे समझने का प्रयास करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद
पेजिस्कियान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की। वहाँ के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारतीय समकक्ष जयशंकर के साथ कई बार फोन पर बात की। इन बातचीत का मकसद स्थिरता के साथ ब्रिक्स को सक्रिय करना और अमेरिका इसराइल हमलों की निंदा करना था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने बताया कि ब्रिक्स की अध्यक्षता होने के बावजूद नई दिल्ली ने ईरान पर अमेरिका इजराइल युद्ध के मामले में काफ़ी हद तक चुप्पी साधे रखी है। यहाँ तक कि ब्रिक्स के एक सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या के बाद भी, जो कि साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावी रूप से बंद होने के साथ साथ यह फैलता हुआ युद्ध नई दिल्ली को अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत का ऊर्जा आयात काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। उन्होंने इस रणनीतिक जलमार्ग में शिपिंग यानी जहाज़ों की आवाजाही में आ रही बाधा के संदर्भ में यह बात कही है। अब अगर देखें तो भारत, ब्राज़ील और चीन पर रूस के साथ कारोबार बंद करने का भारी दबाव। सचदेवा ने इशारा किया कि तेहरान ने भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त देना शुरू कर दिया है, लेकिन यह हर मामले में अलग अलग आधार पर किया जा रहा है। हालांकि उसे बदले में कुछ राजनीतिक संकेत मिलने की उम्मीद हो सकती है। सचदेवा ने कहा कि ईरान को ब्रिक्स से एक मजबूत बयान की उम्मीद हो सकती है, लेकिन भारत को सऊदी अरब और यूएई जैसे दूसरे क्षेत्रीय सदस्यों की स्थितियों को लेकर भी संतुलन बनाए रखना होगा। इन दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और संघर्ष के दौरान इन पर ईरान ने हमले भी किए हैं। उन्होंने कहा काफ़ी हद तक भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह अपने एक सदस्य ने ईरान पर हुए हमले के खिलाफ समूह को सक्रिय रूप से लामबंद करता है और तनाव कम करने के लिए जोर देता है, या फिर वह ऐसे सामान्य औपचारिक बैठकों तक ही सीमित रहता है जिनका कोई खास नतीजा नहीं निकलता। अब अगर आपसी हितों के टकराव से बटा एक गुट के संदर्भ में अगर देखें तो इस संकट ने ब्रिक्स के भीतर की एक गहरी दरारों को उजागर कर दिया है, जिसमें सदस्य देश अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। भारत ने विशेष रूप से अमेरिका इजराइल के हमलों की आलोचना करने से परहेज किया है। अमेरिका इजराइल के हमलों की आलोचना करने से परहेज किया है। पूर्व भारतीय राजनयिक अजय बिसारिया ने बताया कि मध्य पूर्व के संकट ने विस्तारित ब्रिक्स के भीतर के राजनीतिक विरोधाभासों को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देश एक सक्रिय सैन्य संघर्षों में एक दूसरे के आमने सामने है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब और यूएई के बुनियादी ढांचों पर हमले कर रहा है। अध्यक्ष के तौर पर भारत ब्रिक्स को एक गैर पश्चिमी आर्थिक समूह के रूप में देखता है, न कि एक पश्चिम विरोधी सुरक्षा गठबंधन के रूप में। वो आगे कहते हैं कि ब्रिक्स की ओर से एक साझा बयान जारी न कर पाना इस गुट की भू राजनीतिक सीमाओं को दिखाता है। इससे यह भी पता चलता है कि यह समूह ज़्यादातर आर्थिक मुद्दों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ही ध्यान देता है। बिसारिया ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत संभावित रूप से एक अधिक सक्रिय और प्रभावशाली रुख अपना सकता है। उन्होंने कहा भारत एक अध्यक्षीय बयान जारी कर सकता है जिसमें इस हमले और ब्रिक्स के एक सदस्य देश के साथ चल रहे युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की जा सकती है। यह समूह बातचीत और कूटनीति का रास्ता साफ करने के लिए युद्ध को तत्काल रोकने की अपील कर सकता है। बिसारिया ने कहा कि इससे भी अहम बात यह है कि यह संकट भारत को एक ऐसा मौका भी देता है, वह शायद ब्रिक्स के दूसरे तटस्थ सदस्यों के साथ मिलकर शांति दूत की भूमिका निभा सके। डिसूजा का कहना है कि यह पहली बार नहीं कि जब ब्रिक्स ने इस तरह की चुनौती का सामना किया है। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही इस संगठन की आम सहमति बनाने की क्षमता सीमित को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा आज की दुनिया में बहुपक्षीय मंचों और क्षेत्रीय संगठनों का देशों की कार्रवाइयों पर नियंत्रण या असर कम होता दिख रहा है। उम्मीद करते हैं